नमस्कार, महीनान के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की यानी सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा के आज के एपिसोड को कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर की ओर चलते हैं। एमजी मोटर की अपने इंडिया कार बिजनेस में हिस्सेदारी बेचने के लिए कई सारे निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। इन संभावित निवेशकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल, हीरो ग्रुप, प्रेमजी इन्वेस्ट और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ बातचीत चल रही है और ये कंपनी अपनी मेजॉरिटी यानी 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेचने के लिए भी तैयार हो गई है। दरअसल एमजी एक ब्रिटिश कार ब्रांड है जिसका मालिकाना अधिकार चीन की दिग्गज ऑटो कंपनी SAIC के पास है और भारत चीन के बीच चल रही टेंशन के चलते इस कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी से नए निवेश के लिए नियामक मंजूरियां यानी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भरोसेमंद लोकल निवेशक को हिस्सा बेचकर कंपनी की अपने ग्रोथ के लिए अगले चरण को पूरा करने की मंशा है। क्षमता विस्तार के इस चरण में कंपनी को गुजरात में नई फैक्ट्री लगाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है जिसमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारें बनेगी। इस डील को लेकर बातचीत चल रही है और एमजी मोटर की इस साल के अंत तक सौदा पूरा करने पर नजर है। 2022 में कंपनी ने 48,000 कारें बेची थी और इस साल ये आंकड़ा बढ़ाकर 2 गुना करने का लक्ष्य है और इस साल के अंत तक मुनाफे में आने की भी उम्मीद लगाकर चल रही कंपनी। 11 मई को आरआईएल का शेयर करीब आधा फीसदी की गिरावट लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सनोफी इंडिया के बोर्ड ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ साथ कंपनी के कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार के डीमर्जर को भी मंजूरी दे दी है। कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार में अलेग्रा, कॉम्बी फ्लैम और एविल जैसे फेमस ब्रांड शामिल हैं। डीमर्जर के बाद बनी कंपनी का नाम सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड यानी SCHIL होगा। 31 दिसंबर 2022 तक कंज्यूमर हेल्थ केयर कारोबार का कुल 728 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर था जो कि कंपनी के कुल टर्नओवर का 28% हिस्सा है। सनोफी इंडिया के शेयरधारकों को हर एक शेयर के बदले में SCHIL का एक शेयर मिलेगा। SCHIL के 2024 की दूसरी तिमाही में पूरी तरह कार्यरत होने का अनुमान है और डीमर्जर पूरा होने के बाद विदेशी पेरेंट कंपनी सनोफी की दोनों कंपनियों यानी सनोफी इंडिया और SCHIL में 60.4% हिस्सेदारी होगी। 11 मई को सनोफी इंडिया का शेयर करीब 9% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। बावजूद इसके कि चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 238 करोड़ रुपए से 20.1% घटकर 190 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। तीसरी खबर, केंद्र सरकार डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी सरकारी कंपनी BEML की स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी बेचने के लिए बहुत जल्द वित्तीय बोलियां मंगवा सकती है। पिछले महीने यानी अप्रैल में कंपनी के नॉन कोर कारोबार BEML लैंड एसेट्स की लिस्टिंग हुई थी। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में सरकार ने BEML में 26% हिस्सेदारी के साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल को बेचने के लिए शुरुआती बोलियां मंगवाई थी जिसको कैबिनेट ने 2016 में मंजूरी दे दी थी। इस हिस्सा खरीद के लिए सरकार को कई सारी बोलियां मिली थी और इसी के मद्देनजर अक्टूबर 2022 में BEML ने अपने नॉन कोर कारोबार का डीमर्जर कर दिया था। BEML लैंड एसेट्स की लिस्टिंग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अधिकारियों की ओर से BEML के लिए बोलियां मंगवाने के संकेत दिए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार की इस कंपनी में 54% के आसपास हिस्सेदारी है और इस हिस्सा बिक्री के बाद भी सरकार के पास करीब 28% हिस्सा बचेगा। मौजूदा भाव पर 26% हिस्सा बिक्री से सरकार को करीब 1500 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। 8 मई को BEML का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता इस हफ्ते 3 खबरों के चलते फोकस में रही। पहली ये कि वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को $80 करोड़ के लोन का रीपेमेंट यानी भुगतान कर दिया। VRL ने लंदन और हांगकांग में कुल $80 करोड़ के 3 लोन्स का भुगतान किया है। इस लोन भुगतान के बाद वेदांता के गिरवी रखे शेयर छुड़वा लिए गए हैं। ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लोन भुगतान से VRL की लिक्विडिटी से जुड़ी चिंताएं कम होंगी। गौरतलब है कि पिछले महीने यानी अप्रैल में भी VRL ने $1 अरब के लोन का भुगतान किया था जिसके बारे में हमने आपको 25 अप्रैल के एपिसोड में बताया था। दूसरी खबर यह है कि प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी वेदांता नीदरलैंड्स इन्वेस्टमेंट्स BV ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बिना बताए मार्च तिमाही में वेदांता में अपनी हिस्सेदारी कम की है जिससे खुलासों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। प्रोमोटर ग्रुप ने मार्च तिमाही में अपनी 0.13% हिस्सेदारी बेची है जो कि दिसंबर अंत तक 1.71% पर थी। इससे प्रोमोटर ग्रुप का हिस्सा करीब 70% से घटकर 68.11% पर पहुंच गया है। तीसरी खबर यह है कि सरकार बाल्को की लिस्टिंग के लिए वेदांता के साथ बातचीत कर सकती है। फिलहाल सरकार की बाल्को में 49% हिस्सेदारी है। 2001 में सरकार ने अपनी 51% हिस्सेदारी वेदांता की सहयोगी कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बेच दी थी। दरअसल सरकार चाहती है कि वेदांता बाल्को को लिस्ट करे ताकि सरकार अपना कुछ हिस्सा इस IPO के जरिए बेच सके। सोमवार 8 मई को वेदांता का शेयर करीब 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था।
पांचवी खबर, आदित्य बिरला फैशन यानी एबी फैशन ने महिलाओं के कपड़े बनाने वाली कंपनी TCNS क्लोथिंग में 51% या मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों के बीच 1650 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ है। इस हिस्सा खरीद के लिए एबी फैशन की 800 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की भी घोषणा है। इस डील के तहत प्रोमोटर ग्रुप से 29% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और 503 रुपए के प्राइस पर सशर्त यानी कंडीशनल ओपन ऑफर भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे एबी फैशन की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 51% हो जाएगी। सौदे के तहत TCNS का एबी फैशन में विलय होगा और TCNS के शेयरधारकों को हर 6 शेयरों के बदले में एबी फैशन के 11 शेयर मिलेंगे। TCNS क्लोजिंग के पोर्टफोलियो में विशफुल नाम के हाई एंड ब्रांड के अलावा W, ऑरेलिया और 11 जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। एबी फैशन के अलावा TCNS को खरीदने की दौड़ में रिलायंस रिटेल, नाइका, ट्रेंड के साथ साथ TPG कैपिटल जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। इस डील से एबी फैशन को वुमेन वेयर ब्रांड का पोर्टफोलियो मजबूत करने में मदद मिलेगी। 8 मई को TCNS क्लोथिंग का शेयर 20% के निचले सर्किट पर और एबी फैशन का शेयर करीब 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, टायर बनाने वाली कंपनी मद्रास रबर फैक्ट्री यानी MRF के शेयर ने इतिहास रचा। इस हफ्ते में सोमवार 9 मई को MRF के शेयर ने फ्यूचर्स में यानी वायदा कारोबार में 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर दिया। आपको बता दें कि MRF भारत का पहला शेयर है जिसने 1 लाख रुपए के आंकड़े को छुआ है। कीमत के हिसाब से यह शेयर भारत का सबसे महंगा शेयर है। हालांकि कैश सेगमेंट में MRF के शेयर ने सोमवार को 99,933 रुपये 50 पैसे का उच्चतम स्तर छुआ। 3 मई 1995 को शेयर ने 1,000 रुपये, फरवरी 2012 में ये 10,000 रुपये, सितंबर 2014 में 25,000, सितंबर 2016 में 50,000 रुपये, उसके बाद 2018 में 75,000 रुपये और अब 2023 में इसने 1 लाख रुपये का स्तर पार किया है। यानी कि शेयर ने बीते 28 साल में 100 गुना का रिटर्न दर्ज किया है। अब इस शेयर की ऊंची कीमत की वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस कंपनी ने अपने शेयर को कभी भी स्प्लिट नहीं किया यानी विभाजित नहीं किया है। BSE पर मौजूद जानकारी के मुताबिक MRF ने 2000 से लेकर आज तक एक बार भी ना तो बोनस शेयर की घोषणा की है और ना ही स्टॉक स्प्लिट की। 8 मई को MRF का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। सातवीं खबर, घरेलू बिक्री के लिहाज से देश की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रही। पहला ये कि इस कंपनी की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। 1080 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले BSE पर मैनकाइंड फार्मा का शेयर 1300 रुपए पर यानी 20% के प्रीमियम पर खुला और लिस्टिंग के दिन 1430 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ। मजबूत लिस्टिंग के पीछे 2 बड़ी वजह है। पहला, संस्थागत निवेशकों की ओर से इस IPO को जबरदस्त रिस्पांस। यह IPO कुल 15.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था, पर QIB यानी संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 49 गुना से ज्यादा भरा था, जबकि रिटेल निवेशकों का कोटा पूरा 1 गुना भी नहीं भर पाया था। दूसरी वजह है लिस्टिंग से पहले मैक्वारी की ओर से जारी बुलिश रिपोर्ट। मैक्वारी ने इस शेयर पर आउटपरफॉर्म रेटिंग के साथ कवरिंग की शुरुआत की और लक्ष्य 1400 रुपए का दिया था, जो लिस्टिंग के 1 घंटे बाद ही हासिल हो गया। 9 मई को लिस्टिंग के दिन शेयर 32% की मजबूती के साथ बंद हुआ। दूसरी खबर यह है कि गुरुवार 11 मई को खबर आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी IT विभाग ने दिल्ली के दफ्तर पर छापेमारी की है, जिसकी बाद में कंपनी ने पुष्टि भी की। पर कंपनी का कहना है कि इस छापेमारी से कामकाज पर कोई असर नहीं होगा। 11 मई को मैनकाइंड फार्मा का शेयर इंटरडे में 5.5% तक टूट गया था, पर क्लोजिंग करीब 0.25% की ही कमजोरी के साथ हुई। 8वीं खबर, दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी और नेस्ले की पेरेंट कंपनी नेस्ले SA चिंग्स सीक्रेट नाम के ब्रांड ऑपरेट करने वाली कंपनी कैपिटल फूड्स को खरीदने के लिए टाटा कंज्यूमर और क्राफ्ट्स हाइंस के साथ मुकाबला कर रही है। इसके अलावा ITC को भी एक संभावित खरीदार के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनीनामा के एपिसोड नंबर 67 में हमने आपको बताया था कि नेस्ले SA का मुंबई की कंपनी कैपिटल फूड्स को खरीदने के लिए फाइनल बिडर्स की सूची में नाम है। इस सौदे के अनुसार कैपिटल फूड्स की वैल्यू 50 से 80 करोड़ डॉलर के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि कैपिटल फूड्स देसी चाइनीज फ्लेवर्स में चिंग्स सीक्रेट ब्रांड के तहत स्पाइसी नूडल्स और फ्यूजन चटनीज बेचती है। इसके अलावा ये कंपनी स्मिथ एंड जॉन्स के नाम से कुकिंग पेस्ट और मसाला मिक्सेस भी बेचती है। HUL, ओरिका और निसिन फूड्स एंड जनरल मिल्स को सबसे पहले हिस्सा खरीद के लिए इस कंपनी की ओर से अप्रोच किया गया था और शुरुआती बोलियों में ये तीनों कंपनियां टॉप बिडर्स भी साबित हुई थी। 9 मई को नेस्ले का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड की अपने 2000 करोड़ रुपए के दिक्कत वाले यानी स्ट्रेस्ड लोन को बेचने की योजना है। ये लोन 7 से 8 खातों से जुड़े हैं, जिसमें रेडिसन ब्लू की प्रॉपर्टीज के लोकल मालिकों को दिए गए लोन भी शामिल हैं। HDFC बैंक के साथ मर्जर पूरा होने से पहले HDFC की ओर से अपने दिक्कत वाले लोन को बेचने की ये
आखिरी कोशिश समझा जा रहा है। इन लोन्स को बेचने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड की एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। पिछली तिमाही में एचडीएफसी को ओमकारा एआरसी से 1100 करोड़ रुपए की बोली मिली थी, पर यह बोली एचडीएफसी लिमिटेड की उम्मीद से कम थी, जिस वजह से सौदा नहीं हो पाया था। वित्त वर्ष 2023 में एक्रे ने डेवलपर्स के लोन को 2 बार करीब 50% लोन वैल्यू पर खरीदा था। 12 मई को एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर करीब आधा फीसदी ऊपर बंद हुआ था। 10वीं खबर, गुरुवार 11 मई को दुनिया भर के स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले जापान के निवेशक सॉफ्टबैंक ने एक अपडेट जारी कर बताया कि उसने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में इस साल कुल 2.07% हिस्सेदारी बेची है, जो कि कई चरणों में की गई है। यह हिस्सा बिक्री 10 फरवरी से 8 मई के दौरान ओपन मार्केट के जरिए की गई है, जिससे सॉफ्टबैंक को 1.3 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचकर 12 करोड़ डॉलर की रकम मिली है। इस हिस्सा बिक्री के जरिए सॉफ्टबैंक की अपनी सहयोगी कंपनी के जरिए पेटीएम में हिस्सेदारी 13.24% से घटकर 11.17% पर पहुंच गई है और ये हिस्सेदारी मार्केट रेगुलेटर सेबी के टेक ओवर नियमों के अनुपालन के चलते बेची गई है। इससे पहले नवंबर 2022 में भी सॉफ्टबैंक ग्रुप ने ब्लॉक डील के जरिए पेटीएम में 4.5% हिस्सेदारी भेजी थी, जिससे ग्रुप को 20 करोड़ डॉलर की रकम मिली थी। 11 मई को पेटीएम का शेयर 4.5% गिरकर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर का रुख करते हैं। अदानी ग्रुप को लेकर इस हफ्ते कई सारी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने केपेक्स यानी पूंजीगत खर्च को 5.8 अरब डॉलर से घटाकर 3.8 अरब डॉलर किया है, जो कि 1/3 से ज्यादा की कमी है। साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस की कर्ज लौटाने की क्षमता में भी सुधार हुआ है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 13 करोड़ डॉलर के कर्ज को समय से पहले चुकाने की घोषणा की है। अदानी पोर्ट्स ने पिछले महीने 2024 में मैच्योर होने वाले 13 करोड़ डॉलर के मूल्य के बॉन्ड के लिए टेंडर जारी किया था। इनका कूपन रेट 3.375% है। कर्ज को समय से पहले चुकाकर अदानी समूह निवेशकों का भरोसा जीतना चाहता है। जनवरी से अब तक अदानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू में करीब 114 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। 9 मई को अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 0.25% चढ़ा था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के समर्थन वाली संस्था साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव यानी SBTI ने अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों को पर्यावरण संबंधी मानकों पर सही नहीं उतरने के चलते लिस्ट से बाहर कर दिया है। इन तीनों कंपनियों में अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन के नाम शामिल हैं। साथ ही मॉरिशस के वित्त मंत्री ने अपनी संसद में बयान दिया कि अदानी ग्रुप में मॉरिशस से शेल कंपनियों के जरिए निवेश को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वे सभी आरोप निराधार हैं। 11 मई को अदानी ग्रुप के शेयरों में 1 से 5% तक की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। साथ ही MSCI इंडेक्स ने मई के रिव्यू में अदानी समूह की 2 कंपनियों अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन को इंडेक्स से बाहर कर दिया है, जबकि बाजार का अनुमान था कि केवल इन कंपनियों के वेटेज में कमी की जाएगी। MSCI के इस फैसले से अदानी टोटल गैस में 18.6 करोड़ डॉलर और अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में 20.1 करोड़ डॉलर की बिकवाली आने की संभावना है। साथ ही खबर यह भी है कि अदानी ग्रुप की ओर से मिडिल ईस्ट और यूरोपीय निवेशकों से 2 से 2.5 अरब डॉलर जुटाए जा सकते हैं। इस ग्रुप की ओर से अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल और अदानी ग्रीन में हिस्सेदारी बेचने की चर्चा है, जिस पर शनिवार 13 मई को बोर्ड बैठक में फैसला लिया जा सकता है। 12 मई को अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन के शेयर 3 से 4% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। दूसरी खबर, कर्ज के संकट में फंसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर बहुत सारी खबरें आई हैं। पहला ये कि कंपनी की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि अब एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइन का लाइसेंस रद्द करने तक की धमकी दे दी है। DGCA ने एयरलाइन से कठोर शब्दों में पूछा है कि उसका लाइसेंस रद्द नहीं करने की वजह बताएं। इससे पहले सोमवार को DGCA ने एयरलाइन की ओर से टिकट बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा खबर यह भी है कि कई ट्रैवल एजेंट और सर्विस प्रोवाइडर भी गो फर्स्ट के खिलाफ NCLT में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी का गो फर्स्ट पर करीब 900 करोड़ रुपए का बकाया है। 9 मई को बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब आधा फीसदी गिरा था। इसके अलावा NCLT ने गो फर्स्ट की दिवालिया होने के 3 मई को दी गई याचिका को मंजूर कर लिया है। NCLT ने एयरलाइन के बोर्ड को भंग कर दिया है और ये भी कहा गया है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। साथ ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गो फर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंक भी कंपनी की इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया होने की अर्जी का समर्थन कर रहे थे। बैंकों को खतरा है कि गो एयर का हाल भी जेट एयरवेज की तरह न हो जाए और उनका सारा पैसा फंस जाए। इसके अलावा गो फर्स्ट को लीज पर विमान देने वाली कंपनियों ने DGCA के पास कंपनी के कुल 22 विमानों को डीज रजिस्टर करने की भी याचिका दाखिल की है। इस तरह बीते एक हफ्ते में कंपनी के कुल
45 विमानों को डी रजिस्टर करने के लिए डीजीसीए के पास अर्जियां दाखिल की गई हैं। इसके अलावा गो फर्स्ट को लेकर बुधवार को आए एनसीएलटी के फैसले को विमान लीज पर देने वाली 3 कंपनियों ने एनसीएलटी यानी ऊपरी अदालत में चुनौती दे दी है। साथ ही एनसीएलटी के फैसले की वजह से एयरलाइन कंपनियों के लिए विमान को लीज पर लेने की लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एनसीएलटी के फैसले के बाद लेसर्स यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियां अब 6 महीने तक गो फर्स्ट के विमान वापस नहीं मांग सकेगी। खबर यह भी है कि 24 मई से गो फर्स्ट फिर से उड़ानें शुरू कर सकती है। साथ ही टाटा समूह की एयरलाइन कारोबार से जुड़ी कंपनी एयर इंडिया ने एनसीएलटी का दिवालिया आवेदन फैसला आने से पहले गो फर्स्ट के कुल 700 में से 200 पायलट्स को नौकरी के लिए संपर्क कर लिया है। इसके अलावा बैंक मौजूदा तिमाही में गो फर्स्ट के खातों को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2023 को गो फर्स्ट का खाता स्टैंडर्ड था, पर जून में खत्म तिमाही के आधार पर इसे एनपीए घोषित किया जा सकता है। अगली खबर, नकदी की कमी से जूझ रही लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट को लेकर इस हफ्ते 3 खबरें आई हैं। पहला ये कि एनसीएलटी ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। दरअसल सोमवार 8 मई को एनसीएलटी में स्पाइसजेट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू किए जाने की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। ये अर्जी लीज पर विमान देने वाली कंपनी एयर कैसल ने दी थी। एयर कैसल ने एनसीएलटी से कहा कि स्पाइसजेट ने उसका पेमेंट डिफॉल्ट किया है। हालांकि स्पाइसजेट ने जवाब में कहा कि कंपनी ने एयर कैसल से कोई भी विमान लीज पर नहीं ले रखा है और इस अर्जी से कारोबार पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। अब इस मामले में एनसीएलटी में 17 मई को सुनवाई होगी। 9 मई को स्पाइसजेट का शेयर करीब 2.5% गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि कंपनी के 3 लेसर्स ने कंपनी के 3 विमानों को डी रजिस्टर करने के लिए एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से संपर्क किया है। कंपनी के पास कुल 67 विमान है, जिसमें से 37 कामकाज कर रहे हैं और 3 मई तक 30 विमान काम नहीं कर रहे हैं। एनसीएलटी की वेबसाइट के अनुसार कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ी कार्रवाई शुरू करने की मांग पर 2 और याचिकाएं अभी भी बकाया हैं। 10 मई को स्पाइसजेट का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर यह है कि स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह ने साफ किया है कि बिजनेस पार्टनर्स को शांत करने के लिए फिलहाल कंपनी की खुद को दिवालिया घोषित करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि कंपनी के लेसर्स यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियां स्पाइसजेट पर बकाया रकम चुकाने का दबाव बना रही हैं। इन कंपनी को डर है कि कभी स्पाइसजेट भी गो फर्स्ट का रास्ता ना अपना ले। 12 मई को स्पाइसजेट का शेयर 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पावर ट्रेडिंग कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी पीटीसी इंडिया के साथ साथ उसकी सहयोगी कंपनी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज यानी पीएफएस को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इस कानूनी नोटिस पर दोनों कंपनियों को जवाब देने के लिए सेबी ने 21 दिन का समय दिया है। इन दोनों कंपनियों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों से जुड़ी चूक के चलते ये नोटिस जारी किए गए हैं और अगले 21 दिन में इस मामले में स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है कि इन दोनों कंपनियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। सेबी की ओर से की गई जांच में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लिस्टिंग के नियमों के उल्लंघन से जुड़े शुरुआती सबूत मिले हैं। दरअसल जनवरी 2022 में पीएफएस के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इस कंपनी के खिलाफ आरोप लगाए थे और इसी आधार पर सेबी ने जांच शुरू की थी। इन तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इनकी ओर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी गंभीर चूक के उदाहरण दिए गए थे, पर कंपनी उनकी ओर से उठाई गई चिंताओं पर कार्रवाई करने में विफल रही थी। 10 मई को पीटीसी इंडिया का शेयर हल्की और पीएफएस का शेयर 4.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल के लिए एक राहत की खबर आई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्यस्थता पैनल के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें आरआईएल और उसके विदेशी पार्टनर के हक में फैसला सुनाया गया था। ये मामला ओएनजीसी की ओर से ऑपरेट की जा रही फील्ड से गैस माइग्रेशन यानी गैस चोरी से जुड़ा है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी की केजी बेसिन से गैस चोरी के आरोप में आरआईएल और उसकी विदेशी पार्टनर बीपी के साथ साथ नीको पर नवंबर 2016 में $1.55 अरब का जुर्माना लगाया था, जिसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पैनल ने 2018 में खारिज कर दिया था। पैनल के इस फैसले को पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आरआईएल के पक्ष में ही फैसला सुनाया है। 10 मई को आरआईएल का शेयर 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, कर संकट से जूझ रही जेपी एसोसिएट्स ने 3,956 करोड़ रुपए के लोन भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। कंपनी को यह भुगतान 30 अप्रैल तक करना था, जिस पर पेमेंट नहीं हो पाया है। 3,956 करोड़ की कुल रकम में से 1,642 करोड़ रुपए की मूल रकम थी और 2,324 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान शामिल है। डिफॉल्ट की गई इस रकम में कई बैंकों का पैसा शामिल है, जिसमें वर्किंग कैपिटल के साथ साथ लंबी अवधि के लोन और एफसीसीबी यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का भुगतान भी शामिल था। 2037 तक कंपनी को कुल 29,277 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान करना है। हालांकि कंपनी का कहना है कि पूरे कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग पर काम चल रहा है। कंपनी का कहना है कि प्रस्तावित एसपीवी या स्पेशल पर्पस व्हीकल के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने पर कुल देनदारी में 18,100
6 करोड़ रुपए की कमी होगी, जिसके लिए एनसीएलटी की मंजूरी आना बाकी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। बीते एक महीने में ये दूसरी बार है जब कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। इससे पहले 1 मई को भी खबर आई थी कि कंपनी 4,161 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुका पाई है, जिसकी 31 मार्च 2023 तक की डेडलाइन थी। 10 मई को जयप्रकाश एसोसिएट्स का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर, जी सोनी मर्जर के रास्ते में एक नया रोड़ा आ गया है। दरअसल दोनों एक्सचेंजों यानी बीएसई एनएसई और एनसीएलटी के बीच वार्तालाप हुई है। बीएसई और एनएसई ने एनसीएलटी को सूचना दी है कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन दोनों एक्सचेंजों से शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी या एसजीआरएल के ऑर्डर से जुड़ी जानकारी एनसीएलटी के साथ साझा करने के लिए कहा है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 26 अप्रैल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सेबी ने 25 अप्रैल को शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, पूर्व चेयरमैन अमित गोयनका, प्रमोटर जेनियर इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स के अलावा 5 अन्य एंटिटीज को ऑर्डर कम शो कोस नोटिस जारी किए हैं। दिक्कत की बात यह है कि जी सोनी मर्जर को लेकर अभी एनसीएलटी में सुनवाई चल रही है। शायद इसीलिए बाजार में जी सोनी मर्जर को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट बना है। 12 मई को शेयर 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर में 6.6% तक की गिरावट भी देखने को मिली थी। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की, स्टार्टअप अपडेट में, और पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, भारतीय स्टार्टअप्स में फंडिंग लगातार कम हो रही है और साथ में स्टार्टअप्स की डील संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। वीसी सर्कल की रिसर्च फर्म वीसीसी एज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 में देश भर में स्टार्टअप्स को सिर्फ 38.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली और सिर्फ 58 स्टार्टअप डील्स ही हुई हैं। ये मासिक आंकड़ा 9 साल में सबसे कम है। अप्रैल 2014 के दौरान देश में स्टार्टअप्स को 10.8 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली थी और डील संख्या 50 पर देखने को मिली थी। दूसरी खबर, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल टेक स्टार्टअप ओयो की ओर से वित्त वर्ष 2024 में 5 से 5.5 करोड़ डॉलर के एबिडा यानी कामकाजी मुनाफा दर्ज करने का अनुमान जारी किया है। मूडीज का यह अनुमान हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की मांग में और रिकवरी, स्टोर फ्रंट्स की संख्या में इजाफे और खर्चों में कमी पर आधारित है। इससे पहले भी मूडीज ने ओयो की ओर से वित्त वर्ष 2024 में पॉजिटिव एबिडा दर्ज करने का अनुमान जारी किया था। हालांकि मूडीज का यह भी अनुमान है कि इस कामकाजी मुनाफे से कंपनी अपने 8.5 करोड़ डॉलर के ब्याज खर्च का भुगतान नहीं कर पाएगी, जिस वजह से कंपनी को घाटा हो सकता है। तीसरी खबर, बीते कुछ दिनों में भारतीय स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन में हो रही कमी के कई सारे मामले सामने आए हैं और अब इस कड़ी में ताजा मामला कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला का है। दरअसल अमेरिकी निवेशक वैनगार्ड ग्रुप ने ओला के वैल्यूएशन में 35% की भारी कटौती की है। वैनगार्ड ग्रुप ने पहले ओला की वैल्यूएशन 7.4 अरब डॉलर आंकी थी, जिसे अब घटाकर 4.8 अरब डॉलर कर दिया गया है। ओला से पहले बायजूस की वैल्यूएशन में एक बार और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के वैल्यूएशन में 2 बार कटौती की जा चुकी है। अमेरिकी शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक जनवरी 2023 के अंत तक यूएस की इन्वेस्टमेंट फर्म इन्वेस्को ने स्विगी का वैल्यूएशन घटाकर 5.5 अरब डॉलर कर दिया है, जो पहले 8.2 अरब डॉलर पर था। यानी कि कंपनी के वैल्यूएशन में 33% या 1/3 की कमी की गई है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी इन्वेस्को ने स्विगी के वैल्यूएशन में 23% की कमी की थी, जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट में गिरावट के चलते की गई थी। दरअसल स्विगी में इन्वेस्को ने करीब 70 करोड़ डॉलर का निवेश किया हुआ है और इन्वेस्को का कहना है कि वो अपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन करने के लिए बाजार की अन्य कंपनियों पर भी नजर रखते हैं। स्विगी की प्रतिद्वंदी कंपनी जोमैटो, जिसकी 2021 के टेक बूम में लिस्टिंग हुई थी, उसके भाव में 2 साल पहले के मुकाबले करीब 50% की गिरावट हो चुकी है, जिस वजह से इन्वेस्को ने स्विगी के लिए भी ये फैसला लिया है। 9 मई को जोमैटो का शेयर करीब 5.5% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, बेंगलुरु के एडटेक स्टार्टअप क्यू मैथ ने अपने 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। फिलहाल कंपनी के करीब 800 कर्मचारी हैं। उस हिसाब से कंपनी के करीब 12.5% स्टाफ को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कंपनी के मुताबिक ये छटनी कारोबार को सुधारने और ग्रोथ को बढ़ावा देने की मंशा से की गई है। गौरतलब है कि मनन खुरमा की कंपनी में सीईओ के पद पर वापसी हुई है, जो पहले क्यू मैथ के फाउंडर और चेयरमैन थे, और कंपनी के मौजूदा सीईओ विवेक सुंदर को एडवाइजरी रोल में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि क्यू मैथ ने जून 2022 में सीरीज सी फंडिंग राउंड में 5.7 करोड़ डॉलर की पूंजी हासिल की थी और उस समय कंपनी का वैल्यूएशन 40 करोड़ डॉलर आंका गया था। पांचवी खबर, स्टार्टअप्स में फंडिंग को लेकर चल रही दिक्कतों के बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस 1 अरब डॉलर की रकम जुटाने के बेहद करीब है। ये रकम इक्विटी और कर्ज से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण से जुटाई जाएगी। बायजूस की इक्विटी से 70 करोड़ डॉलर और बकाया 30 करोड़ डॉलर कर्ज से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जुटाने की योजना है। माना जा रहा है कि यह फंडिंग बायजूस के 22 अरब डॉलर के मौजूदा वैल्यूएशन पर ही होगी और अगले 1 महीने में ये डील पूरी हो सकती है। इस फंडिंग के लिए कंपनी की ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट, अपोलो मैनेजमेंट और डेविडसन कैंपनर कैपिटल मैनेजमेंट जैसी यूएस की एसेट मैनेजमेंट फर्म्स के साथ बातचीत चल रही है। इस फंडिंग के जरिए बायजूस को संभावित कर्ज संकट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। इस रकम का इस्तेमाल 2021 में उठाए गए 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन बी को चुकाने में किया जाएगा।
छठी खबर, वॉलमार्ट के मालिकाना अधिकार वाली पेमेंट्स कंपनी फोनपे की भारत में लिस्टिंग हो सकती है, यानी फोनपे का आईपीओ आ सकता है। ये जानकारी वॉलमार्ट के प्रेसिडेंट और सीईओ डग मैकमिलर ने एक इंटरव्यू में साझा की है। उन्होंने ये भी कहा कि फोनपे का भारत में कारोबार काफ़ी मजबूत है और तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ ही अगर फोनपे ई कॉमर्स कारोबार में एंट्री लेने का फैसला करती है तो वो अपनी सिस्टर कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ मुकाबला नहीं करेगी, क्योंकि दोनों कंपनियां अलग अलग तरह के ग्राहकों को सेवाएं मुहैया करवाएगी। तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आपकी पसंद के बारे में पता चलता है। तो अगले हफ्ते शनिवार शाम को इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।